हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब स्टूडेंट्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे रीजनिंग के जो सीजीएल में आने वाले टॉप 10 क्वेश्चंस को। स्टूडेंट्स, ये वो टॉप 10 क्वेश्चंस मैंने रखे हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट भी हैं। इनमें कुछ ट्रिक्स भी लगेंगी, कुछ कॉन्सेप्ट भी यूज़ होगा, और जिनको आप जब करोगे तो आपको लगेगा कि कुछ आपने सीखा है। तो स्टूडेंट्स, एक सबसे बेसिक बात मैं कोशिश करूंगा कि लगातार मैं ऐसे आपको पीरियोडिकली टॉप 10 क्वेश्चंस दे सकूं, तो इनका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इसलिए सबसे पहला काम, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि जैसे ही बने वो आप तक पहुंच जाए, ये सूचना मिल जाए कि ये जो वीडियो लेक्चर है ये आ गया है, आप इसको देख सकते हैं। बात करते हैं स्टूडेंट्स अपने इस टॉपिक की, जिसको मैं आज डिस्कस करूंगा। तो एक एक क्वेश्चन को समझेंगे। उससे पहले जो सिर्फ पहले वीडियो लेक्चर को ही देख रहे हैं, वो क्या करें, इस जो बोर्ड है इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें और इन क्वेश्चंस को सॉल्व करके फिर आप इस वीडियो को देखें, ताकि आप ये जान पाए कि आपने क्या किया, कहाँ पे गलत हुए, कहाँ पे सही, जो सही है वो कितना सही है, और अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम आई है तो वो कैसे दूर होगी। तो पहला काम, आप एक स्क्रीनशॉट ले लो। अच्छा, अब हम बात करते हैं अपने इस वीडियो लेक्चर की, ठीक है। तो आइए चलते हैं। पहला क्वेश्चन देख सकते हैं, जैसे कि क्या है, यदि दक्षिण पश्चिम को पूरब कहा जाए तो उत्तर दिशा को क्या कहा जाएगा। ये इस कार्ड वाला क्वेश्चन है, जिसमें आपको कुछ करना नहीं है, एक सिंपल अप्रोच। देखिए, ये एक्चुअल डायग्राम होता है, ये हमारा एक्चुअल डायग्राम है। ईस्ट, ये वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, इनके बीच की डायरेक्शंस वो भी आप जानते हो, साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट। अब इसको करना कैसे है, देखिए ध्यान से। हम क्या करेंगे, अपना एक अलग डायग्राम बना लेंगे, और हमको एक्चुअल में तो मालूम ही है कि इसमें इसको क्या बोलते हैं। जैसे ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। क्वेश्चन कहता है यदि दक्षिण पश्चिम यानी कि साउथ वेस्ट, जो कि ये है, कह रहे दक्षिण पश्चिम को क्या कहा जाए, पूरब। इसको हम क्या कह दें, पूरब। तो बताइए उत्तर दिशा, जो ये दिशा है ना, ये तो एक्चुअल में उत्तर, पहले की उत्तर थी ना भाई, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, साउथ, उत्तर दिशा। अब उत्तर दिशा को क्या कहा जाएगा, कब, जब इसको आप ईस्ट बोलोगे तो ठीक है। ये अगर ईस्ट है तो इसका विपरीत क्या हो जाएगा, पश्चिम, ठीक है। और देखिए पूरब, पूरब का राइट 90 क्या होता है, दक्षिण। ये पूरब है तो इसका राइट 90 ये क्या हो जाएगा, दक्षिण। इसलिए दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा क्या कहलाएगी, नॉर्थ। सॉरी, दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा आप क्या कहलाएगी, दक्षिण पश्चिम। दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा क्या कहलाती है, साउथ वेस्ट, यानी कि दक्षिण पश्चिम। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। अब अगर हम देखें अगले क्वेश्चन को, लिखा है छात्रों की एक पंक्ति में रवि बाएं से 22 और अंकित दाएं से 18 है। यदि इन दोनों के मध्य में 4 छात्र हैं तो पंक्ति में कम से कम छात्रों की संख्या क्या होगी। देखिए, इसको दो तरीके से लगा सकते हैं, एक एनालिटिकल मेथड है और एक डायरेक्टली आप लगा सकते हो इसको डायग्राम बना करके। डायग्राम बनाने वाला टाइम टेकिंग है, हम एनालिटिकल तरीके से लगाते हैं। लेकिन इसमें एक ध्यान दीजिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कम से कम छात्रों की संख्या, ठीक है ना। तो कम से कम छात्रों की संख्या के लिए जब क्वेश्चन हो तो आप डायरेक्ट ऐसे लगाओगे, ये एक व्यक्ति बाएं से कितना है 22, दूसरा व्यक्ति दाएं से कितना है 18, जोड़ दिया आपने, कितना हो गया 40। इनके बीच में कितने छात्र हैं, 4 छात्र हैं। तो आप क्या करिए, 4 में 2 और ऐड कर लीजिए, कितना हो गया 6, -6, ठीक है, -6। तो क्या बचेगा यहाँ पे 34 विल बी योर आंसर। देखिए ध्यान दीजिएगा, जो मैं यहाँ बता रहा हूँ
बात यह कम से कम छात्रों का पूछा गया ना, यानी लीस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो इसके लिए ओवरलैप का ही केस बनेगा, ओवरलैप का। तो ओवरलैप का केस बनेगा, मैं बता दूं एक बार, अगर कुछ बच्चे न समझ पाए हो तो उनके लिए देखो दो तरीके से। एक तो आंसर ये आता बेटा कि मान लीजिए पंक्ति में रवि, ये हो गए रवि, बाएं से कितने 22, और अंकित दाएं से, ये लीजिए अंकित हो गए, अंकित दाएं से 18, और इनके बीच में कितने 4 छात्र, ये लीजिए, तो 22, 18, 40 और 4 44। एक तो आंसर 44 आया। दूसरा आंसर इस तरीके से आता, ये मान लीजिए रवि हो गए बाएं से 22, और इधर ओवरलैप करके जी इनको ये ले आते हैं आप, तो अंकित दाएं से कितना है, तो अंकित दाएं से 18, इनके बीच में कितने छात्र हैं 4। अब जब ये वाला केस करोगे तो कम छात्र आएंगे, तो हमें मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालना था, इसलिए ये नहीं लगाएंगे हम इसको लगाएंगे। अब ये डायरेक्टली कैसे आएगा, ये देखिए मैंने बताया, एक अगर इस तरीके से लगाते तो ऐसे लगाते, बाएं से ये कितना है 22, बाएं से कितना 22, और यह व्यक्ति इसके बाएं कितना है 5, तो 22 में से 5 चले गए, है ना, तो कितना बचेगा 17, ये बाएं से कितना हो गया 17, तो 18 और 17 बराबर 35 माइनस 1 बराबर 34। तो ये तो लेंथी प्रोसेस है, हमें क्या करना, कुछ नहीं, बहुत ही सिंपल, कम से कम छात्रों की संख्या, ओके, 22, 18, 40 माइनस 4 6 4 2 6 बराबर 34 आंसर। ये मात्र करना था इसमें, ठीक है। आई होप आप कुछ सीख पाए होंगे। चलिए अब आगे चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखिए अब क्या लिखा है, लगातार 400 वर्षों में 29 तारीख कितनी बार आएगी। ओके, इसको समझते हैं जरा। पहले हम ये समझे 100 वर्षों में, 100 वर्षों की बात करें, प्रारंभिक 100 वर्षों, तो मैं बता दूं आपको, इसमें 76 जो होते हैं वो साधारण वर्ष होते हैं, साधारण वर्ष, और 24 होते हैं लीप वर्ष, ठीक है ना, क्लियर। अच्छा, अब आप एक समझना कि 24 लीप ईयर हैं, तो इनमें तो 24 में जो है 12 के 12 हो, है ना, आवाज नहीं आ रही है जो होंगे, आवाज नहीं आ रही है आपकी, साफ बहुत कट रही है। वो ऐसे महीने होंगे, क्योंकि इसमें जो फरवरी होती है ना, वो कैसी होती है, इसमें फरवरी जो होती है वो आपकी होती है 29 दिनों की, यानी कि यहाँ तो सबके सब वर्ष ऐसे होंगे जो 29 तारीख सब में होगी, तो 24 लीप वर्षों की गुणा कर दे अगर हम 12 से, है ना, एक लीप वर्ष में 12 होंगे बेटा महीने, तो 24 लीप वर्षों में इसकी गुणा कर देंगे हम 12 से। अच्छा, यहाँ समझना, यहाँ जो है फरवरी 28 दिन की होती है, एक साधारण वर्ष में एक फरवरी जो है, जो फरवरी का महीना है वो कितने दिन का होता है 28 दिन का। तो यहाँ कुल कितने महीने होंगे जिनमें 29 तारीख पड़ेगी 11। तो देखिए 11 चंगा 66, 11 से 77, 77 और 6 83, ठीक है, 12 चौक 48 और 12 दूनी 24 और 4 8 6 14, 8 6 14, 3 1 4, 8 4 12 का 2, 8 1 9 2 11। तो ये तो आया आपका 100 वर्षों का। 100 वर्षों में कितने महीने, 1124 महीने। पहले 100 वर्ष में भी ऐसे होगा, दूसरे 100 वर्ष में भी ऐसे होगा, तीसरे 100 वर्ष में भी ऐसे होगा, ठीक है ना, तीसरे 100 वर्ष में भी बिल्कुल ऐसे ही होगा। तो इसको हम कर दें 3 से गुणा, पहले में बिल्कुल यही स्थिति, दूसरे वर्ष में भी सेम स्थिति ऐसी ही होगी, 100 अगले 100 वर्षों में, जो इसके बाद के 100 वर्ष होंगे उनमें भी यही होगा। तो 3 चक्कू 12, 3 दूना 6 1 7, 3 1 9 3, 3 1 9 3। लेकिन जो 300 वर्ष के बाद के जो 100 वर्ष होंगे
उनमें ये स्थिति नहीं होगी। उनमें बेटा अंतिम जो पहले 100 वर्ष, फिर दूसरे 100 वर्ष, फिर तीसरे 100 वर्ष, लेकिन ये जो चौथे 100 वर्ष होंगे ना, उसमें मामला थोड़ा सा अलग होता है। क्या अलग होता है? देखिए, इसमें 25 लीप ईयर होते हैं या 75 जनरल ईयर होते हैं और 25 लीप ईयर होते हैं, क्योंकि 400वें वर्ष को भी एज अ लीप ईयर कंसिडर किया जाता है, जबकि 100वें वर्ष को या 200वें वर्ष को या 300वें वर्ष को एज अ लीप ईयर कंसिडर नहीं करते। अच्छा, तो यहाँ पर आप जानते हो प्रत्येक लीप ईयर में, इसलिए 12 से कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर 11 से करेंगे, 11 × 5 = 55, 11 से 77, 77 और 5 82। यहाँ पर 12 × 5 = 60, 12 × 2 = 24, 24 और 6 = 30, तो 5 2 8 3 11, 1125। अब यहाँ और ऐड कर दीजिए इसमें, तो आंसर क्या आएगा? 5 2 7, 7 2 9, 3 1 4, 3 1 4, ठीक है। तो 44 97, ये देखिए ये आंसर आएगा। स्टूडेंट, जितना मैंने बताया आपको, इस वीडियो को फिर रिपीट करके देखिएगा तो ये बात पूरी समझ में आ जाएगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये था, यहाँ पे मैंने बताया, जितनी बातें मैंने बताई वो सब बता दी हैं। इंपॉर्टेंट जितनी बातें थी वो सब मैंने बताई हैं। कुछ नहीं समझे तो रिपीट करके देख लीजिएगा। चलिए, अब आइए हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अब एक लड़की 6 सितंबर 1970 को पैदा हुई, ठीक है, 1970 को पैदा हुई, और उस दिन क्या था? संडे। उसका जन्मदिन इतवार को फिर कब पड़ेगा? अच्छा ठीक है, दोबारा इसी डेट को, किस डेट को? 6 सितंबर, आगे दोबारा 6 सितंबर को फिर से रविवार पड़े, ऐसा वो कौन सा वर्ष होगा? यानी ये रिपीट करने वाला है, रिपीटिशन का। तो एक बहुत सरल तरीका मैं बता दूं, देखिएगा, कोई भी वर्ष भाग दे दीजिए उसको आप 4 से, तो शेष क्या बचेगा? देखिए, शेष बचेगा आपका या तो 1 या तो 2 या 3, ठीक है, और या फिर 0। अगर 1 शेष है तो आप क्या करोगे? +6 करोगे। अगर 2 शेष बचता है तो आप उसमें प्लस करोगे 11। 3 शेष है तो क्या करोगे? +11। और अगर उसमें 0 शेष है तो क्या करोगे? +28, ठीक है। अब हम देखते हैं इसको भाग दे करके। 4 चौके 16, 4 9 36, 10, 4 दूनी 8, कितना शेष? 2। तो हम 1970 में कितना ऐड करेंगे? 11। ये देखिए, ठीक है, 11 ऐड किया तो क्या आ जाएगा हमारा? 1 7 1 8, 1981, ऑप्शन सी। अब आइए हम आगे बात करते हैं। चलिए देखिए, यदि 4 सेंटीमीटर का एक ठोस घन को हरे रंग से रंग दे और इसे 1-1 सेंटीमीटर के बराबर टुकड़ों में काटे, तो ऐसे कितने घन होंगे जिनकी कम से कम 3 सतह रंगीन ना हो? देखिए, ये समझते पहले बात क्या है। मान लीजिए ये वो घन है, ठीक है, और इसको हमने 4 सेंटीमीटर का, ओके, 1-1 सेंटीमीटर में कट कर दीजिए। और कट करने से पहले इसको हमने हरे रंग से रंग दिया पूरा पूरा। अब कट करिए। अब देखिए, जो कुल स्थिति बनेगी वो ये बनेगी। अब इसमें आप जरा खासियत देखिए कि ये जो घन होंगे, ये कोने वाला, इसकी केवल 3 सतह रंगीन होंगी। जैसे ये वाले घन हैं, इनकी केवल 1 सतह रंगीन होगी। ये वाले किनारे वाले जो होंगे एज पर, इनकी केवल 2 होगी। और जो अंदर वाले होंगे
उनकी एक भी सतह रंगीन नहीं होगी। तो हमें यहाँ रंगों की उपस्थिति या अनुपस्थिति, रंगों की उपस्थिति या अनुपस्थिति वाले कितने प्रकार के घन मिलेंगे? केवल एक सतह रंगीन। अब जिसकी केवल एक रंगीन होगी यानी उनकी केवल 5 रंगीन नहीं होंगी। केवल 2 सतह रंगीन वाले होंगे जैसे कि ये। जब इनकी केवल 2 रंगीन है यानी केवल 4 रंगीन नहीं होंगी। केवल 3 रंगीन वाले यानी उनकी केवल 3 रंगीन नहीं। और अंदर वाले उनकी एक भी सतह रंगीन नहीं यानी 6 सतह रंगीन नहीं होंगी। क्वेश्चन देखिए क्या है, जिनकी कम से कम 3 सतह रंगीन ना हो, यानी हर हाल में वो घन लेना है जिसकी 3 सतह रंगीन ना हो। देखिए इसकी 3 सतह रंगीन नहीं है लिखा है, इसकी 4 रंगीन नहीं है। जिसकी 4 रंगीन नहीं है पक्का है उसकी 3 तो रंगीन नहीं ही होंगी, यानी ये भी लो, ये भी लो, इसको भी ले लो, 5 रंगीन नहीं है। इसकी तो 6 रंगीन नहीं है, यानी सारे के सारे। और अगर 4 सेंटीमीटर का घन है तो उसमें कुल कितने घन बनेंगे? तो आप जानते हो n³ कर दीजिए यानी कि 64 टोटल बनेंगे। यानी सब के सब घन बेटा यहाँ पर ऐसे हैं जिनकी कम से कम 3 सतह छोटी हैं जो रंगीन नहीं होंगी। जब मैक्सिमम रंगीन ही 3 है कोई, तो जाहिर सी बात हर घन की ऐसी 3 सतह होंगी जो रंगीन नहीं होंगी, इसलिए आंसर विल बी 64। चलिए आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। लिखा अंकित अपने घर से 15 मीटर चलकर 135 बाएं मुड़ता है। अब अपने दाएं 225 डिग्री मुड़कर और 20 मीटर चलकर रुक जाता है और पाता है कि वह दक्षिण दिशा को देख रहा है। बताइए वह घर से किस दिशा में चला था? देखिए ये एंगल बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत सिंपली तरीके से लगा सकते हैं आप। ध्यान से देखिएगा इस अप्रोच को, ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, बस ये जो डिस्टेंस होती है ना इसको इग्नोर कर दीजिए और ध्यान क्या देना है सिर्फ डिग्री पर, एक ये। इन्होंने पूछा कि वो पाता है कि वह दक्षिण दिशा को देख रहा है। बताइए कि वह किस दिशा में चला था। यानी कि उससे ये पूछा गया स्टार्टिंग में जब वो चला था तो वो किस दिशा में चला था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आप क्या करिए इसके लिए सिंपल एक इस तरीके का डायरेक्शन का ग्राफ बना लीजिए और ये मान के चलिए कि आप सबसे पहले इस डायरेक्शन में चले थे। इसको क्या मान लीजिए x, क्योंकि हमको तो पता नहीं है, यही बताना ही है प्रश्न में कि जब वो चला था तब वह किस दिशा में चला था। इसको x मान लिया। अब वह अपने घर से 15 मीटर चला, मान लिया चल गया 135 डिग्री बाएँ, 135 ये 90 बाएँ और ये 135 बाएँ, ये लीजिए 135 मीटर बाएँ मुड़ करके अब वह अपने दाएं 225 डिग्री मुड़कर बाएं मुड़ता। अब वह अपने दाएं 225, अब वो अपने दाएं कितना मुड़ेगा 225। देखिए ये तो हुआ 180, ठीक है ना, और ये हुआ 45, ठीक है। तो 180 और 45 कितना हो गया टोटल, यहाँ से यहाँ 225 हो गया। अब आप देखिए इसमें लिखा है, बताइए, और वह पाता है कि वह दक्षिण दिशा को देख रहा है। जब वो रुका 225 घूमने के बाद जब वो रुका तो वो किस दिशा को देख रहा है? दक्षिण को। आप जानते हो अगर ये दक्षिण दिशा है, ये दक्षिण, तो ये क्या होगी? नॉर्थ, जाहिर सी बात है। और नॉर्थ का राइट 90 ईस्ट। तो इसका आंसर क्या आएगा? जब वो अपने घर से चला था तो वो ईस्ट में चला था, ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। देखिए डायरेक्शन के बेस्ड, यानी कि डायरेक्शन में जो एंगल बेस्ड होते हैं, इसके लिए मैंने एक वीडियो लेक्चर बनाया है, वो भी आप देख सकते हो। पर्टिकुलरली मैंने बनाया है कि कोण पर आधारित, और जल्दी ही एक और मैं बनाऊंगा जिसमें ज़्यादा क्वेश्चंस
ऐसे हों जो कोड पर आधारित हों। अब आइए आगे चलते हैं। तो लिखा है ये क्वेश्चन नंबर 7, गोविंद की घड़ी तेज चलती है। आज दोपहर उसकी घड़ी 12 बजे से 5 मिनट पीछे थी, लेकिन शाम को 7 बजे उसने पाया कि उसकी घड़ी 7:09 दर्शाती है। इस घड़ी ने सही समय कब दर्शाया होगा? इसका मतलब ये है कि जैसे कि मान लीजिए राइट टाइम कितना है? 12, लेकिन जो रॉन्ग घड़ी है, इसकी जो घड़ी है वो रॉन्ग है, 12 बजे से 5 मिनट पीछे, यानी इसकी घड़ी में कितना दिख रहा होगा? 11:55। अच्छा, लेकिन शाम को 7 बजे, अब देखिए राइट टाइम क्या हुआ? 7 PM, शाम को 7 बजे उसने पाया कि उसकी घड़ी 7:09। अब इसकी घड़ी जो है वो रॉन्ग है, तो वो क्या दर्शा रही है? 7:09। क्यों? क्योंकि इसकी घड़ी जो है वो तेज चलती है। ठीक, ओके। जब ये देखिए राइट टाइम 12 था, रॉन्ग टाइम कितना था? 55, यानी ये -5 मिनट पीछे थी। 7 बजे इसकी घड़ी 7:09 दिखा रही है, यानी कि ये फास्ट है, फास्ट हो, यहाँ से फास्ट चली, तो अब ये अतिरिक्त समय क्या दिखा रही है? 9 मिनट एक्स्ट्रा दिखा रही है। कह रहे तो इसने सही समय कब दर्शाया होगा? जाहिर सी बात है, कोई आदमी किसी प्लेस से, जैसे ये मान लीजिए 0 है, किसी प्लेस से 5 मीटर पीछे है और कुछ समय बाद वो 9 मीटर आगे हो जाए, तो इस प्लेस पर जब वो आएगा तो बिल्कुल एक्यूरेट आएगा। यानी जैसे ये राइट टाइम है, मान लीजिए कोई व्यक्ति इससे इतना पीछे है, अब आगे आएगा तो इधर ही तो चलेगा आगे के लिए, तो आगे आने में जब वो यहाँ पे पहुँचेगा तो बिल्कुल एक्यूरेट राइट टाइम देगा। तो पहले हम देख लें ये टोटल कितना तेज चली है, तो 5 ये इसने यहाँ से यहाँ कवर किए राइट टाइम तक आने में। जो पीछे होगा वो पहले यहाँ पर आएगा ना, और यहाँ से फिर वो आगे आना शुरू हुआ, तो 5 मिनट जो पीछे था पहले उसने ये कवर किया 5 मिनट, और फिर 9 मिनट और आगे, तो 9 + 5 = 14 मिनट ये टोटल तेज चली है। अब हम देखते हैं इसने ये 14 मिनट जो चली है ये कितने समय में, तो 12 बजे से लेकर के शाम के 7 बजे तक कुल 7 घंटे। तो हम कह सकते हैं कि 7 घंटे में यह टोटल कितने 14 मिनट तेज चली है, तेज चली। तो 1 घंटे में कितना तेज चली होगी सोचो जरा, 14/7 = 2 मिनट। आप ये भी कह सकते हो कि 2 मिनट तेज चलने में लगा समय बराबर 1 घंटा, तो 1 मिनट तेज चलने में लगा समय बराबर 1/2 घंटा। तो हम कितने मिनट तेज चलने राइट टाइम पे आ जाएंगे? 5 मिनट। तो 5 मिनट चलने में लगा समय बराबर 1/2 × 5 = 2.5 घंटे। 2.5 घंटे बराबर बाद ये राइट टाइम दिखाएगी, तो इसमें आप 2.5 घंटा ऐड कर दीजिए, तो 2:30 आपका ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए अब हम आगे क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, ये डाइस का बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्वेश्चन इस तरीके से है कि एक ही पासे की मान लीजिए 3 स्थितियां दे दी गई आपको। एक 5 4 3 3 4 1 5 2 4 6 3 x। तो हमसे x की वैल्यू पूछी गई। चलिए पहले देखें, 4 3 7 यानी साधारण पासा है। स्थिति A और B में कॉमन क्या है? 4। क्या नहीं है इसमें? इन दोनों में 6, यानी 4 बराबर क्या आएगा? 6। अब यहाँ देखिए क्लॉकवाइज चलिए 1 3
यहाँ चलिए 5 2, 1 बराबर 5, 3 बराबर 2। तो 3 का जो अपोजिट होगा वो क्या होगा 2 नीचे, 6 का अपोजिट इधर क्या होगा 4। तो एक बात तो तय है कि 4 आंसर नहीं होगा, 3 ऊपर है, ये यहाँ ये नहीं हो सकता। बचा कौन 1 और 5, या तो यहाँ पर 1 होगा या 5 होगा। अब इनमें से कौन होगा वो हम निकालते हैं, और ध्यान से देखिएगा। हमें किसी एक पासे को बिल्कुल इसी स्थिति में लाना होगा, ध्यान से समझिएगा। जैसे ये 3 4 1, पहले इसको फ्रंट से सामने से 90 डिग्री टर्न कराइए। तो 90 डिग्री टर्न कराओगे आप तो ये स्थिति कुछ इस तरीके से दिखेगी। देखिए ये 4 ऐसे घुमाया तो देखिए 4 यहाँ पर आता है, 3 ऊपर 1 इधर आ जाएगा। तो 3 4 1, 3 तो आ गया। अब देखिए 4 का अपोजिट क्या है, इधर, इधर क्या होगा 6। तो इसको ऊपर से 1 आप एंटी क्लॉक घुमा दीजिए, बस बात समझ रहे हैं। जैसे कि मैं ये बात करूं कि ये यहाँ ऊपर 3 लिखा है, यहाँ पे 4 लिखा है, यहाँ 1 लिखा है, 4 का अपोजिट इधर क्या है 6। बस इसको इस तरीके से पकड़ के घुमाना है, आपका आंसर आ जाएगा। कैसे, देखिए ऊपर तो 3 ही रहेगा, 4 का अपोजिट इधर क्या है 6। घुमाओगे इसको इस तरीके से तो ये नंबर यहाँ पे दिखाई देगा, और 4 का अपोजिट क्या है 6, यहाँ पे क्या आ जाएगा 6। अब देखिए दोनों बिल्कुल सेम टू सेम, ऊपर 3 लेफ्ट में 6, x की वैल्यू क्या आ रही है 1 बराबर 1, दैट इज योर आंसर। तो ऑप्शन ए जो है वो आंसर हो जाएगा। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 9, और ये एक ब्लड रिलेशन का है, कोडेड ब्लड रिलेशन का। बढ़िया क्वेश्चन है। इन क्वेश्चंस की बहुत प्रैक्टिस करते रहना स्टूडेंट्स, क्योंकि जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको बेनिफिट मिलेगा। सबसे इम्पोर्टेंट डिस्कशन होता है, याद रखिएगा। आप क्वेश्चंस लगाइए, आंसर्स को देखिए और टैली करिए कि क्या कमियां हैं जो आपको दूर करनी है। सिर्फ कमियों को दूर करना है। आप देखोगे धीरे धीरे सारी बातें क्लियर हो जाती हैं। बहुत ज़्यादा पढ़ने से अच्छा है हम थोड़ा पढ़ें, लेकिन ऐसा पढ़ें जो उपयोगी हो। खैर देखिए, अब मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 9 की। लिखा है यदि P प्लस Q, प्लीज़ ध्यान दीजिएगा, P प्लस Q बराबर P Q की पत्नी, P जो है वो किसकी, Q की पत्नी, P भाग Q बराबर P Q की बहन, P Q की बहन, और P इंटू Q बराबर P Q का पुत्र, P Q का पुत्र। तो कह रहे हैं किसमें दिया है A B की पुत्री है। हमें क्या बताना, A B की पुत्री, ये बताना हमें। अब अगर A B की पुत्री है तो पहली बात मामला क्या बनेगा, जैसे ये B है, ये बनेगा मामला ऐसा, यानी A को B से एक पीढ़ी नीचे होना चाहिए और A पर क्या आएगा माइनस। आइए पहला ऑप्शन देखिए ध्यान से, हम इसे ऑप्शन से एलिमिनेट करेंगे। C इंटू बी डिवीज़न A, C इंटू बी डिवीज़न A। सबसे पहले जेंडर क्लियर करिए। डिवीज़न की वैल्यू क्या, P Q की बहन, B A की बहन, B पे क्या लग गया माइनस, 0 जनरेशन गैप। लेकिन A का जेंडर क्या है, क्या पता चल पाया नहीं, और इनमें आपस में क्या है देखो पता चला भाई बहन का, A रिजेक्ट। B है B प्लस C इंटू A, B प्लस C इंटू A, इंटू क्या कहता है P Q का पुत्र, C A का पुत्र। देखिए C जो है वो C पर क्या है प्लस, C A का पुत्र। क्या A का जेंडर क्लियर हुआ, नहीं, A का जेंडर नहीं क्लियर हुआ ना भाई। C जो है वो A का पुत्र हो गया, A का तो जेंडर ही नहीं क्लियर हुआ, रिजेक्ट। तीसरा ऑप्शन देखिए, A भाग D इंटू B, A भाग D इंटू B। भाग कहता है P Q की बहन A D की बहन, ये लीजिए माइनस आ गया।
ए डी की बहन, ये तो बना ए डी की बहन, इंटू क्या कहता है पी क्यू का पुत्र, डी बी का पुत्र, ये देखिए बी का पुत्र डी, इसकी बहन ए, तो इसके पुत्र की बहन क्या होती है पुत्री, ये आपका सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। अब लास्ट क्वेश्चन जो 10 है बहुत देखिएगा ध्यान से, आई होप कि आप सबने कर लिया होगा, जो लोग नहीं लगा पाए वो समझे इस चीज़ को। 42, 44, 38, 23, 55, 28, 23, 55, 28, 37, x 39। ऑप्शन है 22, 33, 66, 77। ओके, देखिए इसमें करना ये है 42, 38, 37, 7, 2, 8, 42, इन दोनों का अंतर जरा देखिए कितना है, 4 का, 38, 4, 42, गुणा करिए इसकी 11 से, 11 चौक 44, 23, 28 का अंतर 5 का गुणे 11, 11 पचे 55, इन दोनों का अंतर 2 का गुणे 11, 11 दूनी 22, तो ये रहा आपका आंसर। तो स्टूडेंट्स कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये टॉप 10 क्वेश्चंस कैसे लगे आपको, और आप किस तरह के क्वेश्चंस को चाहते हैं, किस टॉपिक पे आप चाहते हैं वीडियो लेक्चर, ये ज़रूर बताइएगा, और मैं जल्द ही नेक्स्ट टॉप 10 क्वेश्चंस को आपको सेंड करूँगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू क्लास।